और पत्रकार से बेहतर कहा जाएगा तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। बिहार का एक कंस्टिट्यूंसी, मैं बहुत पूरे बिहार को बदलने की बात किसी किशोर की तरह नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि बिहार में जाकर राजनीति करूँ तो क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, क्योंकि मैं तो गवाह हूँ उस जंगल राज का। मैंने चूंकि केजरीवाल को देखा है, इसलिए प्रशांत किशोर हमें नया नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि केजरीवाल पार्ट 2 को हम देख रहे हैं कि अगर शीशे के होते हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। कई सारे लकुना उनमें है, वो केजरीवाल पार्ट 2 साबित होंगे आने वाले समय में, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे दोस्त मेरे साथ हैं रवि त्रिपाठी जी। रवि त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए है कि आपने एक बड़ा फैसला लिया है। पत्रकारिता एक सहज और सरल है, वैचारिक आदान प्रदान करने का मामला। उसको छोड़कर, एक सहज मार्ग को छोड़ करके आपने एक कंटकाकीर्ण मार्ग, जो शौर्य का मार्ग है, राजनीति के रास्ते पर उतरने का फैसला लिया है। ऐसा क्यों लिया और इतना हिम्मत कहाँ से आ गया आपको? नहीं, सबसे पहले तो हम दोस्त के, आपको छोटे भाई हैं, जूनियर कलीग हैं, और दोनों तरह से झारखंड के रहने वाले भी हम दोनों हैं। झारखंड का मैं भी धनबाद का रहने वाला, वहाँ से पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हालांकि वो उस समय की बात है जब बिहार एक होता था। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि मैंने कैसे हिम्मत की ऐसा सोचने की। तो हिम्मत इसलिए कि एक बैकग्राउंड मेरा है पहले से। आप जानते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़ा हूँ। दयाल सिंह कॉलेज का पहला बिहारी और पहला एबीवीपी का प्रेसिडेंट 96 में मैं हुआ। तो एक मन में कसक थी कि इस काम को मुझे करना है। अब कब करना है, इस समय का इंतजार मैं कर रहा था। तो ऐसा लगा कि ये समय आ गया है। मैंने घर में थोड़ा सेटलमेंट ठीक हो गया, पत्नी हमारी प्रोफेसर हो गई हैं। तो घर से थोड़ा निश्चिंत होने के बाद, चूँकि घर के परेशानी की वजह से ही मैं पॉलिटिक्स छोड़ के पत्रकारिता में आया, और अब फिर घर के सेटल होने के बाद ही मैं पत्रकारिता छोड़ के पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। तो ये राजनीति मेरे लिए पीपीपी मॉडल है कि पत्रकारिता छोड़ के इसलिए जाना कि अब मन करता है लोगों की सहायता करने का। सर, हम पत्रकारिता में रहते हुए खूब लोगों की सहायता की, अपने स्टोरीज से। एक ज़माने में जो हम सब लोग सहायता करते थे, कई कैंपेन चलाते थे, चाहे तो मरीजों की सहायता करना, चाहे तो बीमार की सहायता करना, चाहे तो कोई समस्या का समाधान निकालना सड़क की, चाहे किसी तरह की समस्या। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में अब वो चीज़ शायद थोड़ी कम बच गई है, जो स्टोरीज़ के माध्यम से लोगों की सहायता करना। तो अब शायद ज़मीन पे उतरकर लोगों की सहायता की जा सकती है, और पत्रकार से बेहतर कहा जाएगा तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको संसद का भी पता है कि संसद में कानून कैसे बनता है, कैसे लोगों से क्या लॉबिंग करके चीज़ें होती है, और कैसे सड़क से मुद्दों को उठाया जा सकता है। क्योंकि घलियों में भी घूमते हैं, सड़कों पे भी घूमते हैं, तो IAS अफसरों से भी मिलते हैं जो कानून बनाने में जिनका रोल होता है। तो बेहतरीन तरीका है। और एक कसक ये भी थी कि दिल्ली से राजनीति नहीं करनी, क्योंकि मैं दिल्ली में छात्र राजनीति किया हूँ, लेकिन अपने इलाके में जाकर, क्योंकि अभी भी लगता है कि बिहार के बारे में कोई बात करे तो कहता है बिहारी, कुछ हुआ नहीं, बिहार पिछड़ा है। तो एक परसेप्शन जो बना है उसको कैसे ठीक किया जाए। सरकार काम कर रही है, दो राह नहीं है, लेकिन आज भी एक परसेप्शन जो बिहार को लेकर बना है उसको कैसे तोड़ा जाए। अगर इस फील्ड में जाकर कुछ कर सकूँ, और जीवन तो एक ही है ना, बड़ी बात। इसीलिए मैं तय किया कि इस जीवन में ही कुछ करना है। तो इसलिए मैं बता दूं कि 20 साल तक स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, खासकर जी न्यूज़ के स्क्रीन पे आप देखते हो, बड़े से बड़ी खबरों लेकर के, जन रुचि की खबरों को लेकर के ये व्यक्ति आते थे। रवि त्रिपाठी थे। और बताऊं कि मैं इनका सहकर्मी था। वहाँ बड़े छोटे भाई का एक रिश्ता है। मेरे रहते वहाँ से जी न्यूज़ थे 3 लोग, मुझे याद आ रहा है। डॉक्टर निखिल आनंद जी न्यूज़ के हमारे सहकर्मी थे। उसके बाद मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए। अब मैं देख रहा हूँ रवि त्रिपाठी जी को, जो कि हरिवंश के उसी धरती से आते हैं, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इनका सफ़र शानदार हो, इसकी कामना तो हमारे एक सहकर्मी के नाते, एक बड़े भाई के नाते हैं ही। लेकिन दूसरी बात बताऊं कि ये शौर्य पालना, दिल्ली के सहज एक चमचमाती सड़क को छोड़ के गांव के उस रास्ते पे जाना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं। बड़ी सहजता से आप कह रहे हैं, लेकिन ये शौर्य सबके बस की बात नहीं है। नहीं सर। तो आप गाँव जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या हालात हैं, क्या ज़रूरत आपको आ पड़ी कि आप राजनीति में उतर के ही उस हालात को ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा ना सर कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आप ज़मीन पे उतर कर सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या हम दिल्ली में देखते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कत लगती है। लगता है कि हर आदमी यहाँ एम्स के बाहर खड़े रहिए, तो जितने भी लोग हैं, साउथ के लोग आपको नहीं देखेंगे, ज़्यादातर बिहार के देखेंगे, अपने गाँव के दिखेंगे। तो कैसे हम प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, ये मेरा फोकस है सर। मैंने सोचा है कि जीवन में करना है तो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, इस पर कैसे काम किया जाए ताकि बेसिक चीज़ आदमी को मिले। बेसिक के लिए लोग को पटना नहीं भटकना पड़े, बेसिक के लिए लोग को बनारस नहीं जाना पड़े, बेसिक के लिए लोगों को दिल्ली ना आना पड़े। आप देखिएगा दिल्ली में छोटी बीमारी के लिए भी लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था अपने हॉस्पिटल के सिस्टम पर। तो ये इन चीज़ों पर काम करने का मेरा मन है। और बेसिक शिक्षा, आप बिहार की शिक्षा को आप जानते हैं कि जितने IAS बने उस दौर में सब सरकारी स्कूल से निकल के आए। उसी सरकारी स्कूल से निकल के आए जो आज सरकारी स्कूल पस्त पड़े हुए हैं, जिनके लिए स्थिति पहले से ख़राब हो गई, पहले से बेहतर होना चाहिए।
ये मन में है कि सर कम से कम हर ज़िले में एक स्कूल तो हो, जिला स्कूल का कॉन्सेप्ट हो, और ऐसा स्कूल हो जो कंपटीशन के तहत उसमें आपका एडमिशन हो, लेकिन उसमें अगर एडमिशन हो गया तो मान के चले कि बच्चा का भविष्य सुधर गया। तो इन सब चीज़ों पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर प्लान है। चुनाव लड़ने की इच्छा भी है, क्योंकि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ उस जगह का नाम गोविंदगंज है, वो कंस्टिट्यूंसी है, चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले में एक कंस्टिट्यूंसी है, ब्राह्मण बहुल सीट है। साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि महादेव का मंदिर है वहाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे बाबा धाम है तो मान के चलिए सारण और चंपारण यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, इन सब इलाकों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ है, हमारे इलाके में है। तो महादेव जी वहाँ विराजमान है। क्षेत्र का नाम गोविंद से है, गोविंदगंज है, और गंडक के किनारे हमारा घर है। वहाँ रवि उतर रहा है। बस आपका आशीर्वाद है तो इच्छा है कि चल के ये बताइए, आपका जो गोविंदगंज है कितनी दूरी है भितरवा से? गांधी जहाँ से शुरू किए थे अपनी राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत, कितनी दूरी पर है वो? देखिए, गांधी उतरे थे मोतिहारी में ही, उस स्टेशन जो था मोतिहारी था, क्योंकि उस समय तो चंपारण ज्वाइंट था। अब उसको पूर्वी और पश्चिमी चंपारण नाम दिया गया है। वितहरवा आश्रम आपको पड़ जाएगा लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाएगा, 35 से 40 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल लगता हुआ है। तो ये भी मन में कसक रहता है कि अब जिस चंपारण ने गांधी को गांधी बनाया, अगर आप देखेंगे आलोक जी, तो इतिहास बताता है कि गांधी जो ब्रांड बने वो चंपारण सत्याग्रह से ही बने। और चंपारण सत्याग्रह के बाद जो आंदोलन, उनके बड़े आंदोलन हुए, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, चाहे क्विट इंडिया आंदोलन हुआ, एक भी सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन गांधी को गांधी बनाने वाला जो धरती है वो चंपारण की धरती है। तो उस चंपारण की धरती से आज तक कोई नहीं निकला, जिस जो बड़ा आदमी नाम निकल के आया, चंपारण को गांधी तो दे दिया। वो तो कहीं ना कहीं उस चंपारण से निकल के कुछ काम किया जाए। सब जितने आप देखिए आंदोलन की शुरुआत चंपारण से होती है, सब बड़ी बड़ी यात्राओं की शुरुआत चंपारण से होती है। तो चंपारण की धरती में बहुत कुछ है, वहाँ के लोग। बिहार की धरती में जैसे उतरे प्रशांत किशोर जो हैं कंटेंडर के तौर पर छाए रहते हैं, उन्होंने गांधी को ही पकड़ा, वहीं से शुरू किया आपके चंपारण से। आप चंद्रशेखर जी का याद कीजिए, चंद्रशेखर जी की यात्रा, बहुत बड़े बड़े नेता, तो प्रशांत मतलब बड़े जितने यात्राएं शुरू हुई देश की, उसके मूल केंद्र चंपारण ही रहा है। नहीं, चुनाव के वक्त आप गए, कन्हैया कुमार ने भी वहीं तय किया, लेकिन उन्होंने बाहर के रहने वाले ने वहाँ शुरू किया, आप तो चंपारण के रहने वाले। बिल्कुल, तो यही इच्छा है कि चंपारण की धरती में जगह इतनी, अगर उस मिट्टी में ताकत है और ऊर्जा है, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके उस जगह को क्यों ना और डेवलप किया जाए, उसके लिए कुछ किया कि एक मेरे मन में है कॉन्सेप्ट। हालांकि लोगों को थोड़ा लगता होगा कि बड़ा आइडियल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे मन में है कि जैसे आप सुनते हो कि महाराष्ट्र में आइडियल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए अन्ना हजारे को बहुत अवार्ड मिला, बहुत जाना जाएगा। खाली अन्ना हजारे नहीं, आप महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले में चले जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हर ज़िले में है आइडियल विलेज का, कि अपने पर आइडियल विलेज मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर विलेज। तो क्यों नहीं बिहार का एक कंस्टिट्यूंसी, मैं बहुत पूरे बिहार को बदलने की बात किसी किशोर की तरह नहीं कर रहा हूँ, चाहे बड़े किसी नेता की तरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ उस इलाके में इस तरह के काम किए जाए कि वो आइडियल कंस्टिट्यूंसी की तरह निकल के आए, जहाँ महादेव विराजमान, मैंने कहा, जहाँ गोविंद जिस कंस्टिट्यूंसी का नाम है, गंडक किनारे कंस्टिट्यूंसी है, तो अच्छे हॉस्पिटल खोले जाएं, अच्छे स्कूल खोले जाएं, गांव में खेल की व्यवस्था की जाए, गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। और यूथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं अभी घूमने गया पहली बार क्षेत्र में 40-50 जगहों पर गया, तो जो 2020 में जो यूथ कोरोना के दौरान घर गए और जो जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, आज वहीं हैं, वहाँ रह के काम कर रहे हैं। गांव में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गांव में रह के कोरोना के दौर में गए बच्चे काम कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। मैं सुना चंपारण चनपटिया में शायद कमाल कर दिया लोगों ने, जाकर के पूरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ चला गया इसी कोरोना के बाद ही। आपके गांव की स्थिति क्या है? लेकिन चनपटिया ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। चनपटिया हमारे यहाँ पे जगह था, जब मैं मंदिर में पूजा करने गया तो उसी दिन कुछ बच्चे हमारे पास आए। तो भरवलिया एक गांव है, वहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया कि भैया मेरे यहाँ कल परसों में जब भी आपका समय हो आइएगा ज़रूर। तो मैं गया तो देखा 20 से 25 यूथ बच्चे हैं। मैंने बोला इतने यूथ गांव में कर क्या रहे हैं अभी, क्या छुट्टियां तो है नहीं कुछ? तो बोला नहीं भैया हम लोग यहीं से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कोई बेंगलोर जॉब करता था, कोई दिल्ली जॉब करता था, कोई नोएडा करता था, कोई गुड़गांव करता था, और वहाँ रह के वो लोग अपने घर की स्थिति को सुधारा। उन्होंने बहुत शानदार घर बनाया। उसके अलावा जो अगल बगल का स्कूल है, चाहे जो भी चीज़ है, उसमें क्या वो सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर कैसे नई खेती की जाए जिसमें कुछ और लाभ हो, इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जैसे लोग हम चाहते हैं कि आएँ और हम लोग नए कुछ थीम पर काम किया जाए, कैसे हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बाकी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर्स के साथ बात कर क्या फीडबैक देकर, क्या सिस्टम सर्वे करके, जो भी लगे तो हम कुछ करना चाहता है। हर बिहार का नौजवान, हर बिहार का जो सीनियर है, ये सब मैं आज आपको बताया ना, 2 IAS अफसरों से मिल के आ रहा हूँ, तो हर कोई किसी के मन में एक कसक है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था बिहार से, डरता था पहले। बिहार के कानून व्यवस्था आप जानते हैं, बिहार की जाके वहाँ काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये हालात बिहार में बना है। इसके लिए आपको नीतीश कुमार को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज हमारे जैसा आदमी भी सोच रहा है
पत्रकारिता छोड़कर एकदम सिंपल लाइफ, हमारे पास आज तक एक मुकदमा भी नहीं मेरे जीवन में है। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि बिहार में जाकर राजनीति करूँ तो क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, क्योंकि मैं तो गवाह हूँ उस जंगल राज का। आप आए भी थे दिल्ली उसी दौर में। बिल्कुल 90s में, सब उसी दौर में आए हुए थे। 91 में मैं आया, देखिए 90 में लालू जी आते हैं बिहार की राजनीति में। 91 में मेरा एडमिशन होता है, मैं कह भी रहा हूँ कई जगह, लोग उसको किस तरह से लेंगे पता नहीं, कि 91 में मैं प्रथम वर्ष RSS का करता हूँ। हजारीबाग से मैं फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग जो RSS का प्रथम वर्ष होता है वो करता हूँ, मैं विस्तारक निकल जाता हूँ। वहाँ पूर्णकालिक निकलने की परंपरा है, तो विस्तारक निकलता हूँ। निरसा में काम करने का मौका मिलता है, एक ब्लॉक होता है निरसा ब्लॉक का, धनबाद निरसा काफी आप बात किया जी। उसके बाद मुझे द्वितीय वर्ष में कर लेता हूँ 92 में RSS का। लेकिन इस 2 साल में कॉलेज का कोई पढ़ाई नहीं होता है, ना फर्स्ट ईयर होता है ना सेकेंड ईयर होता है। फाइनली पिताजी मुझे कहते हैं भाई दिल्ली पढ़ने जाओ, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा जीवन में। तो 93 में 2 साल के गैप ईयर के बाद पिताजी यहाँ भेजते हैं। एक रीज़न तो शिक्षा में गैप था, दूसरा था कि जो माहौल बिगड़ने लगा था, क्राइम बढ़ना शुरू हो गया था 90s में। अब देखिएगा अपहरण की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, कई जगह के 47 जैसी घटनाएं, तो 2 वजह से लोगों ने निकाला। लेकिन आज चरवाहा विद्यालय का दौर था। हाँ, चरवाहा विद्यालय, कई सारे मतलब व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। तो गार्जियन को लगता था कि बच्चा अगर यहाँ है तो सेफ़ नहीं है और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो दोनों वजह से हम लोग दिल्ली आए। आप भी आए, आपके कई जूनियर्स, हमारे जैसे छोटे भाई आपके और भी होंगे जो आए होंगे पढ़ने के लिए। बट 2005 का वो दौर भी मैंने देखा। उस चुनाव में था मैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ बिहार में। तो पहला चुनाव कवर करने में बिहार गया था, वो 2005 का ही था। तो लालू राज का अंत भी होते मैंने देखा। जी न्यूज़ से गया था? हाँ, पहले DD से गया था। तो DD में था मैं, 2 साल दीपक चौरसिया जी की टीम में था। तो पहला चुनाव कवर करने मुझे भेजा गया बिहार में। उससे पहले मैं महाराष्ट्र चुनाव भी कवर किया, लोकसभा चुनाव 2004 कवर किया, 2003 दिल्ली कवर किया, लेकिन पहला बिहार चुनाव कवर करने गया। और इंटरेस्टिंग ये है कि उसी चुनाव में लालू राज का अंत हो गया। और लालू राज का अंत हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव होता है नवंबर में, जिसमें नीतीश कुमार सरकार में आते हैं, वो मैं जी न्यूज़ से कवर करने गया। तो जी न्यूज़ में पूरे हाँ, इसी महीने में, ये अगस्त महीना है जिसमें मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया था। और इसी अगस्त महीने में मैं 20 साल के बाद मैंने रिज़ाइन किया है। ऑफिस ने बड़ी अच्छी विदाई दी, इस बात के लिए ऑफिस को भी धन्यवाद जी न्यूज़ को कि उन्होंने बहुत बढ़िया विदाई समारोह किया। लेकिन रवि जी इंटरवेन करेंगे थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने ज्वाइन की, NDA की राजनीति, 20 साल आप खुद कह रहे हैं 20 साल का सफ़र है। एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए जगह पे। ये जो भी राजनीतिक जो आकलन करता है वो महसूस करते हैं, वहाँ अलग ढंग से एक प्रशांत किशोर की हवा चली है, या राहुल गांधी को एक बड़ी सफलता मिल रही है, वहाँ रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। जब लगातार सरकार में होते हैं तो आपसे अपेक्षाएँ बढ़ती इस जगह पे आ जाती है, जो लोग कहते हैं किसी और को मौका देना चाहिए। उस वक्त में, उस दौर में जाकर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, कहीं से आपको नहीं लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर में आप सवार होकर के पॉलिटिक्स पदार्पण कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी के दौर में जा रहा हूँ मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि अभी हाल में राज्यों का रिजल्ट आपने देखा होगा, और जिन राज्यों में खराब स्थिति हुई भी थी वहाँ बीजेपी ने गेन किया है। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र उसका एग्जाम्पल है। तमाम राज्यों में, जिस तरह दिल्ली जहाँ 27 साल से सत्ता में नहीं थे, वहाँ बीजेपी सत्ता में आई है। 10 साल में नहीं आ पा रही थी, 2 बार लगातार। तो दौर बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो लोगों में क्रेज है और काम की वजह से। आलोक जी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। महिलाएं आज भी, मैं बिहार में देख रहा हूँ कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों का जो जोड़ी है डबल इंजन का, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहीं है तो महिला वर्ग में है। क्योंकि महिला सुरक्षा, शराबबंदी, प्लस महिलाओं के लिए जो स्कीम चलती है वहाँ पे बिहार में, आप देखेंगे तो मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए कोई स्कीम चलता है तो बिहार में चलता है। सबसे पहले पंचायती राज में 50% आरक्षण कहीं दिया गया तो बिहार में दिया गया। सबसे पहले अभी एजुकेशन में 33% एजुकेशन रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं के लिए, तो बिहार में दिया गया। तो बिहार कई मामलों में लीड भी कर रहा है। हालांकि कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो बिहार का कोई मार्केटिंग नहीं करने वाला कोई है। तो हम लोग जाएंगे ना, मार्केटिंग करेंगे। और उस प्रो इनकम्बेंसी के दौर में मैं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें कमी रही होंगी, हो सकता है, जैसे यूथ को लेकर है एक नाराज़गी है जिसका प्रशांत किशोर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। बट यूथ को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने। आप देखिए, अभी डोमिसाइल वाली बात कही गई है, पॉलिसी लागू हुई है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और सारी काम होंगे। सरकार का ये भी प्लान है, आपको बता दूं, अभी खुलासा करना चाहता हूँ कि इस 5 साल में, अगले 5 साल में हर ज़िले में कम से कम 2 इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि लोकल लोगों को रोज़गार मिले। अगर आप तो बिहार से जुड़े होंगे और जानते होंगे, हर ज़िले में कम से कम 2 से 3 गन्ना का मिल होता था, जूट मिल होता था बिहार में। क्या बिहार का ही, हाँ, दरभंगा, हाँ दरभंगा, आप भी दरभंगा के रहने वाले। सकरी चीनी मिल आपको याद होगा, मैं सकरी में स्टोरी, मैं और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी दोनों एक ही साथ उस सकरी चीनी मिल में स्टोरी करने गए थे। और हमारे जाने के बावजूद, कैमरा देखने के बावजूद कोई चोर हट नहीं रहा था।
इतना ढीठ था कि उस समय भी उसको अपना लोहा चोरी में लगा हुआ था। तो वो दौर भी हमने देखा है और उस दौर से बदलते देखा है कि कई चीज़ें सुधार हुआ। ऐसा है कि बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन एक बात और आलोक जी मानना पड़ेगा, जो आपने कहा ना कि 20 साल कंटिन्यूटी अगर रहती तो शायद और तरक्की होता। जो 5 साल एनडीए की मुकम्मल सरकार रही 2005 से 2010, तो उस 5 साल का अगर आप निकाल कर रिजल्ट देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, नीतीश कुमार की ब्रांडिंग जो होती है, नीतीश कुमार को आज भी लोग याद करते हैं तो उसी 5 साल के लिए याद करते हैं। सुशासन बाबू का जो नाम दिया गया, और रिजल्ट भी याद कीजिए 200 से ज़्यादा सीट लेकर आए। 243 में 206, 8, 208 लगभग सीटें एनडीए लेकर आई। तो वो दौर फिर मिला नहीं, क्योंकि 2012-13 के बाद से फिर से खटपट शुरू हो गया। बीजेपी से नीतीश कुमार अलग होते हैं, फिर 2015 का चुनाव में लालू जी के साथ फिर एक बार आते हैं, फिर 2017 में अलग होते हैं, फिर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर 2022 में जाते हैं। तो जो कंटिन्यूटी बिहार को मिलनी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ 5 साल मिला है। वही 5 साल 2005 से 10, उसमें रिजल्ट आपको दिखा है। वही कानून व्यवस्था ठीक हुई, डेवलपमेंट हुआ, सड़कें ठीक हुई, काम लड़कियों के लिए जो काम प्रोसेस शुरू हुआ इसको शुरू हुआ। लेकिन वही चीज़ हम चाहते हैं कि अगर अगली सरकार बने, 5 साल अगर कंटिन्यू रह जाती है और कोई मनमुटाव नहीं होता है, तो वैसे मानिए कि बिहार का भला तय है। भाई मैं आपसे पूछने वाला था कि पत्रकारिता इतनी लंबे समय तक की, लेकिन इसी बीच आपने कह दिया आरएसएस के ट्रेंड वर्कर। आपको नहीं लगता था कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं जर्नलिज्म में? एक पहलू एक बीजेपी के एंगल से, आरएसएस के एंगल से तमाम चीज़ों को देख रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी आपने लंबे समय तक कवर किया है, तो उस समय आपको लगता था कि आप इंक्लाइन टुवार्ड्स इधर हैं, पॉलिटिक्स में जाना है, आपको ऐसी तैयारी थी, आप पत्रकारिता न्याय नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कभी लगा आपको? कभी नहीं लगा। मैंने अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को एकदम अलग करके देखा। और आलोक जी, आश्चर्य है आपको, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से जाकर पूछ लीजिए कि रवि त्रिपाठी ने कभी पर्सनली उनको अटैक किया हो, कभी जानबूझ के उनको कहीं डेंट किया हो। जो स्टोरी थी उसमें छोड़ना नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछा मैंने, जब भी सवाल पूछा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है कि जब अडानी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके साथ 2 सीएम बैठे हुए थे, एक तरफ बघेल जी बैठे हुए थे और एक तरफ अशोक गहलोत बैठे हुए थे। और मैंने पूछा कि आप अडानी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 2 लोग आपके साथ बैठे हैं, दोनों का अडानी के साथ धंधे का रिश्ता है, बिजनेस का रिश्ता है, तो हक पकड़ ऐसे सवाल तो हम करेंगे ना, ये सवाल करने का हक है। तो इस तरह के सवाल मैंने किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसा नहीं किया है कि मैं आरएसएस का होने के, आज ये पब्लिक था, ऐसा नहीं था कि मैं छुपा के रखा। नहीं, मेरा कहीं जर्नलिस्ट की ईमानदारी की बात मैंने हिडन एजेंडा केवल दिल गवारा दे रहा है, नहीं दे रहा, इसकी बात नहीं। आपके ईमानदारी पे मैंने स्क्रीन पे देखा, पहले ही परिचय दिया, स्क्रीन पे जिस ढंग की पत्रकारिता आप करते रहे, वो कहीं नहीं लगता था कि कहीं आप इंक्लाइन याद आए। मैं कर्नाटक में सरकार जा रही थी, मैं खुल के बोल रहा था, हमारा सर्वे, जी न्यूज़ का सर्वे रिपोर्ट नहीं कह रहा था, और मैं कह रहा था कि सरकार जा रही है। 2015 में रोहित सरदाना, आप तो नहीं है, जिंदा नहीं है, रोहित सरदाना था मेरे लाइव में, हमारा डिबेट हुआ कि हमारा सर्वे रिपोर्ट जो था, जो हमारे साथ जिसका टाइअप था, वो रिपोर्ट कुछ और कर रहा था और मेरा ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रहा था। अभी छत्तीसगढ़ में मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार बन रही, तमाम लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं ग्राउंड पे घुमा था तो मुझे लग रहा कि नहीं भाई, कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। तो कई जगहों पे ऐसा नहीं है जहाँ कांग्रेस बढ़त दिखती थी। हिमाचल में मैंने कहा था कि हिमाचल में बीजेपी पीछे जा रही है, कुछ वजह भी था। रवि जी, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में जो पाक साफ का तरीका है, आप सब कुछ सीधे बोल देते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं होता, आचरण में बदलना पड़ता है, बड़ा विनम्र स्वभाव रखना पड़ता है, बहुत कुछ होता हुआ देखते हुए भी आपको आंखें मूंदनी पड़ती है। क्या आपको लगता है उस स्वभाव में आप ढल पाएंगे? देखिए, कुछ तो कोशिश करूंगा कि जो नम्रता है वो तो ज़रूर आ जाए। देखिए, पत्रकार का एक ईगो होता है, आप भी जानते हैं कि ईगो इसलिए होता है, उसको लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम समाज की समस्या को उठा रहे हैं। तो एक ईगो जो होता है वो पत्रकारिता में होता है, और अब बिहारी ईगो भी होता है पत्रकारिता का, वही ड्राइव करता है, वो ड्राइव करता है। लेकिन कोशिश करना है कि जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस काम में जा रहे हैं, उसमें जनता के प्रति तो आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। पहले ना कहने की आदत थी, अब थोड़ा ना कहने की आदत कम करनी पड़ेगी। मैंने जीवन में बनाया था, पत्रकार रहते हुए भी मैं कहता था कि हेल्थ और एजुकेशन 2 सेक्टर में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई सहायता हो, बाकी में मुझे पता है कि उसको किस तरह से उसको देखा जाता है, उसको माना जाता है कि आप पत्रकारिता नहीं कुछ और कर रहे हैं, तो माफ़ी मांग लेता था। लेकिन अब यह है कि उस तरह के काम तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन और जो काम है जनता के, मतलब इसके अलावा भी आपको पैरवी करना पड़ेगा थाने में कि भाई किसी के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो पैरवी के लिए भी जाना पड़ेगा, अगर कोई गलत है तब खड़ा होना पड़ेगा। मतलब हेल्थ और एजुकेशन के अलावा भी सेक्टर्स के लिए अगर आपको कहीं गलत होता दिखेगा तो आपको जाना तो पड़ेगा, अपने वोट बैंक के लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए यहाँ मैं भी अपने दर्शकों से थोड़ा न्याय करना चाहता हूँ। जिस दौर में आप भारतीय जनता पार्टी, बिहार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए उतर रहे हैं, उस दौर में आपके वहाँ जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य की बात बार बार कह रहे हैं आप, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ पर लगातार अटैक पे हैं, अटैक के बार बार वो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के अटैक पे खुलेआम बताएं,
वो कह रहे हैं 100 नेताओं की ऐसी फहरिस्त निकाल रखे हैं जो पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ के रचे बसे अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके भ्रष्टाचार के मामले को उधेड़ना चाहते हैं। तो उन सब के इस माहौल के बीच में एक ऐसी पार्टी आप जा रहे हैं जिसका प्रदेश अध्यक्ष डेंटेड सा लग रहा है, अभी कवर अप होना बाकी है, क्या है सवाल क्या जवाब वो नहीं पता। इस माहौल में एक पत्रकार के नाते आप अपने को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, एक ऐसी पार्टी का एम्बलम लेके आप पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं जो कि खासकर बिहार में एक भ्रष्टाचार के तरीके से एम्बलम के तौर पे खड़ी है वहाँ। आप हमने चूंकि केजरीवाल को देखा है इसलिए प्रशांत किशोर हमें नया नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि केजरीवाल पार्ट 2 को हम देख रहे हैं। आप भी मानेंगे इस बात को, हालांकि अभी नहीं क्योंकि शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में बातें एक आदमी कुछ बोलता है तो बड़ी अच्छी लगती है। वही केजरीवाल है जिन्होंने कम से कम सैकड़ों माफ़ी मांगी होगी किसी तरह के आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आपने आरोप तो लगा दिया, आरोप लगा के भाग जाते हैं। जब मामला कोर्ट में आता है तो उन्होंने अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगी, उन्होंने नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगी, उन्होंने पता नहीं किन किन लोगों से माफ़ी मांगी। तो झूठ बोल के निकल जाना आसान होता है, लेकिन आपको आज मैं चैलेंज करूँगा, मैं आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है उसमें कई सारे लकूना हैं, कई सारी कमियां हैं। कहते हैं ना कि शीशा जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, तो उन्होंने पत्थर तो फेंक दिया है, लेकिन अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि इधर से जब उनके पास चीज़ें निकाली जाएंगी तब उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर का एकेडमिक बैकग्राउंड खंगालिएगा तब भी आपको दिक्कत होगी, उनका जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड निकालिएगा तब भी उनके लिए कई सारी दिक्कतें होंगी। ये तो कहिए कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, वो तो अकेले ग्राउंड में गए हैं और अपना बल्ला घुमा के चले आए हैं। अभी दूसरा आदमी ना बॉलिंग कर रहा है ना फील्डिंग करने वाला कोई है। तो अभी सब चुनाव शुरू हुआ है, आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे जिन लोगों पर आरोप लगाया उन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। अब पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ मैं, और पार्टी के मैं मीडिया डिपार्टमेंट में हूँ, चाहे पार्टी से जुड़ गया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जिन आरोपों को आप साबित करें तो कोर्ट में जाइए ना आप, अगर ऐसा लग रहा है कोर्ट में जाइए, आप सबूत दीजिए। और उन पर खुद 420 का आरोप है, जिस आदमी पर खुद 420 का केस चल रहा है, हालांकि कह रहे हैं कि उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन अभी तक केस ख़त्म नहीं हुआ है। स्मार्टली वो बोल के निकल गए हैं कि मेरे पर कोई केस नहीं है। 420 का केस चल रहा है कि आप दूसरी चीज़ का कैसे टेक ओवर कर लेते हैं। तमाम चीज़ें उनके खिलाफ भी है, लेकिन अभी हमने भी सामान रखा हुआ है। अभी तो एक तरफ से बारूद चला है, जब इधर से बारूद चलेगा तब पता चलेगा कि कौन कहाँ है, कितने पानी में है। मैंने कहा ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। कई सारे लकूना उनमें हैं, वो केजरीवाल पार्ट 2 साबित होंगे आने वाले समय में, आप देखते रहिएगा, मेरा दावा है। पत्रकारिता जो कोई भी राजनीति में गया है कम्युनिकेशन मास्टर होता है, सफल होता है। ये एक बेसिक है, कम्युनिकेशन आपका बेहतर होना चाहिए। आप जिस अंदाज से जिस तरीके से हथियारों से लैस होकर राजनीति उतरे हैं, वाक क्षमता आपके अंदर है, प्रोडक्शन है, मैं आपके लिए शुभकामनाएं ही व्यक्त कर सकता हूँ। और मुझे लग रहा है कि बिहार की राजनीति के बेहतर नेता के तौर पर रवि त्रिपाठी मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।